यस फ्रेंड्स, हमने अब तक देखा जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म किस तरह से बनते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। आज हम देखेंगे कितने प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं, है ना। किस किस तरह के जीवाश्म होते हैं, क्या क्या उसकी डेफिनेशंस होती हैं। तो जीवाश्म हमने बताया था क्या होता है, जो भी रिमेन्स ऑफ द पास्ट लाइफ। इनका मतलब होता है जो भी हमको पुरानी जो भी लाइफ रही है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रोफॉसिल हो, माइक्रो एनिमल हो, उनका जो रिमेन्स हमको मिल रहे हैं नेचुरली प्रिजर्व्ड। बार बार शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ, दे आर नेचुरली प्रिजर्व्ड, प्राकृतिक रूप से संरक्षित। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राकृतिक रूप से संरक्षित। उनके जो भी रिमेन्स हैं या पूरा फॉसिल मिल रहा है या उनके कुछ पार्ट्स मिल रहे हैं, उनको हम जीवाश्म कहते हैं। अब किस किस प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है मैक्रोफॉसिल। मैक्रो मीन्स बड़ा। दूसरा प्रकार होता है माइक्रोफॉसिल। माइक्रो मीन्स छोटा, जैसे माइक्रोस्कोप, किसी भी चीज़ को बड़ा करके यदि हम देखें तो उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोफॉसिल्स क्या है, माइक्रोफॉसिल्स आर स्मॉलर फॉसिल विच कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ऐसे जीवाश्म जिनको हम नेकेड आइज से, नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे वो होते हैं कि हम उनको नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रोफॉसिल्स। अदरवाइज ये दूसरे जितने उससे बड़े लार्ज साइज के होते हैं जो हम आँखों से देख सकते हैं, वो कहलाते हैं मैक्रोफॉसिल्स। द मैक्रोफॉसिल्स आर लार्जर फॉसिल्स विच कैन बी सीन एंड आइडेंटिफाइड विद द एड ऑफ पॉकेट लेंस। या तो पॉकेट लेंस से हम देख सकते हैं या बाई नेकेड आइज। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉकेट लेंस के द्वारा भी 10 गुना हम बड़ा कर सकते हैं, 10x या 5x होता है, एक्स का मतलब या गुना से मल्टीप्लाइड बाई एक्स, या मल्टीप्लाइड का जो निशान होता है 10 गुना या 5 गुना। ठीक है, तो ये कुछ, ये भी मैं आपको जो फॉसिल के नाम है ये अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो आपकी शुरुआती क्लास है वो धीरे धीरे हम बताएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट फॉसिल है वो होता है इंडेक्स फॉसिल। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट फॉसिल होता है ये इंडेक्स फॉसिल या सूचक जीवाश्म। इसको हम बोलते हैं सूचक जीवाश्म, इंडेक्स फॉसिल या सूचक जीवाश्म, और दे आर आल्सो नोन एज गाइड फॉसिल्स। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये होते क्या हैं। ये उन जीव जंतुओं के जीवाश्म हैं जिनकी जियोलॉजिकल एज, भूवैज्ञानिक आयु बहुत कम होती है, लेकिन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, बहुत लंबा होता है, वो कहलाते हैं इंडेक्स फॉसिल्स। आप इसको यूँ समझिए, सपोज एक जानवर है, या हम एग्जांपल अपने गाय का लें कि जो गाय है वो पूरे राजस्थान में या पूरे बीकानेर में पाई जा रही है, ठीक है, लेकिन उसकी आयु जो है, जियोलॉजिकल एज, उस इंडिविजुअल एनिमल की नहीं बात कर रहे हैं हम, एक एनिमल की बात नहीं कर रहे, उस पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं। वो जो पूरी प्रजाति है, गाय की जो प्रजाति है, उसकी जियोलॉजिकल एज, जियोलॉजिकल एज मतलब हम टाइम स्केल में हम बार बार देख रहे हैं 1000 साल, मिनिमम 1000, 10,000 साल उसकी एज होती है। उस पूरी प्रजाति की जियोलॉजिकल एज की बात कर रहे हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, जियोलॉजिकल एज एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दो चीज़ इंपॉर्टेंट। बहुत कम उसकी जियोलॉजिकल एज होगी, बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यदि ऐसे जीव जंतु या पादप या लाइफ का हमको कोई जीवाश्म मिलता है, वो कहलाता है इंडेक्स फॉसिल, सूचक जीवाश्म या गाइड फॉसिल। The index fossil or the guide fossil are the remains of such organisms, both plant and animals, that lived over a fairly extensive area. Extensive area, बहुत बड़ी एरिया में geographical distribution बहुत ज़्यादा है, on the surface of the earth during the brief tenure of their life. उनकी geological life जो है बहुत कम रही है, उस पूरी प्रजाति की, उस इंडिविजुअल एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं हम,
उस पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं। These fossils are very useful in establishing the correct geological age of the bed in which they are occur. क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी महत्वता क्या है? महत्वता ये है कि जहाँ जिस चट्टान में हमको ये मिल रहे हैं, हम उस चट्टान की अप्रोप्रिएट उम्र ज्ञात कर सकते हैं कि ये इस आयु का चट्टान है या इस आयु में ये चट्टान का बनी है। उस चट्टान की ओरिजिन जो है इस एज में हुई, जियोलॉजिकल एज में। यहाँ भी उम्र जो हम बात कर रहे हैं वो जियोलॉजिकल एज में बात कर रहे हैं। बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ, टाइम स्केल में हमने बार बार शब्द इस्तेमाल किया था एज, दैट एज इज रेफरिंग जियोलॉजिकल एज। ठीक है, द फॉसिल दैट आर टिपिकल टू पर्टिकुलर इपॉक और पीरियड of the history of the earth are very useful to the stratigrapher or the paleontologist। हमने आपको बताया what are the paleontologists, जो जीवाश्मों का अध्ययन करता है वो paleontologist हुआ। and who is stratigrapher? स्ट्रेटिग्राफी हमने सब्जेक्ट देखा था इंट्रोडक्शन में, है ना। स्ट्रेटिग्राफर, स्ट्रेटा मीन्स लेयर, स्ट्रेटिग्राफी हम सेकेंड ईयर पढ़ेंगे, हमने बताया था ना इंट्रोडक्शन के अंदर। स्ट्रेटम से बना है, स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर, परत दर परत जो हमारी पृथ्वी बनी है उसके बारे में, तब जब से पृथ्वी बनी तब से लेके आज तक की परत दर परत जो बनी है उसके बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और जो ज्ञान प्राप्त करता है वो कहलाता है स्ट्रेटोग्राफर। और जिस विषय में हम पढ़ते हैं वो होती है स्ट्रेटिग्राफी। ठीक है, तो ये जैसे इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक प्लांट है ग्लासोप्टेरिस इंडिका। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे हिंदुस्तान में पाया जाता है, इसका जीवाश्म अमेरिका में पाया जाता है, इसका जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसका जीवाश्म साउथ अमेरिका में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। मतलब जब ये बना पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड में, पर्मियन और कार्बोनिफेरस जो टाइम स्केल जो हमने देखा है, टाइम स्केल हमने पढ़ा ना, उसमें पर्मियन और कार्बोनिफेरस और पर्मियन दोनों को मिला के हम कहते हैं पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड। उस समय चूँकि पूरी की पूरी पृथ्वी जो थी वो एक गेंदनुमा स्ट्रक्चर था, दो भागों में बटा हुआ था, अपर नॉर्दर्न पोर्शन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो दक्षिणी गोलार्ध था उसको हम कहते थे गोंडवाना लैंड, है ना। ये पूरा पूरा जुड़ा हुआ था, इंडिया का पोर्शन, ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन, अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ये सारा पोर्शन जुड़ा हुआ था। तो किससे हमको पता लगा, ये जो ग्लासोप्टेरिस इंडिका जो फॉसिल है, इससे हमको पता लगा कि ये पूरी पूरी पृथ्वी की जो स्थल था, ये थल भाग जो था, कॉन्टिनेंट जो थे, ये सारे जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग हुए हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स फॉसिल हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है जॉन फॉसिल। ये इंडेक्स फॉसिल से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडेक्स फॉसिल तो एक पूरी एक, हमने बताया पीरियड एंड इपॉक की बात कर रहे हैं हम यहाँ, लेकिन इससे भी जब फर्दर हम स्टडी करते हैं, है ना, तो एक पर्टिकुलर जोन में हम चले जाते हैं। यदि ऐसा कोई फॉसिल है जो सिर्फ एक जोन में ही पाया जाता है, मतलब उसकी जियोलॉजिकल एज और भी कम हो गई है, और भी कम हो गए, सीमित एज में जियोलॉजिकल एज में पाया जा रहा है, तो वो कहलाता है जोन फॉसिल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे हिंदुस्तान में भी। जब आप सेकेंड ईयर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन स्ट्रेटिग्राफी, तो वहाँ पूरी एक एज में, इपॉक पीरियड में तो क्लासिफिकेशन पूरा एक सिस्टम बन रहा है, लेकिन उसमें जब फर्दर डिवीजन एक एक लेयर हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि एक लेयर के अंदर एक पर्टिकुलर फॉसिल ही पाया जाता है। जैसे ही वो उम्र ख़त्म हुई या जो उसके क्लाइमेट चेंज हुआ या कुछ भी हुआ, तो वो फॉसिल ख़त्म हो गया, उसके बाद दूसरा फॉसिल डेवलप हो गया। ट्राइसिक व स्पीति जो है वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरह से। देन नेक्स्ट वन इज योर लिविंग फॉसिल, ये बहुत महत्वपूर्ण, जीवित जीवाश्म। अब शब्द ही अपने आप में एक अलग है ना, कि सर आप तो एक तरफ तो कह रहे हो जीवाश्म मृत होते हैं, और आप एक तरफ दूसरी तरफ कह रहे हो लिविंग, जीवित जीवाश्म। तो जीवित जीवाश्म का मतलब वो है कि द लिविंग फॉसिल आर दोज फॉसिल्स विच रेंज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स
upon the present day without showing any change in its primitive characters. मतलब जब पृथ्वी में वो डेवलप हुआ, वो प्रजाति एक सिंगल, वापस मैं बताऊं, वो सिंगल एनिमल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सिंगल एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं, उस पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं कि वो प्रजाति जब डेवलप हुई तब से लेके आज की तारीख में भी लिविंग कंडीशंस में वो पाई जाती है। इसका एग्जांपल है लिंगुला। ये ब्रैकियोपॉड्स हैं, ये जब डेवलप हुए थे यूरोसिक में तब भी पाए जाते थे, उसी तरह के पाए जाते थे, और आज की तारीख में भी ये उसी तरह के ही पाए जाते हैं। तो इनको कहते हैं लिविंग फॉसिल। लेकिन बहुत सी प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनमें चेंज हो गया है, जैसे मानव के अंदर ही है, जैसे घोड़े के अंदर है, जैसे हाथी के अंदर है। जैसे कहा जाता है कि घोड़ा जब पैदा हुआ तो उस कुत्ते के माफिक था, छोटा सा कुत्ते के माफिक था, और आज की तारीख में इतना बड़ा हो गया। इसी तरह जब मानव था तो बंदर ऐप का हम मानते हैं, 4 टांगों पे चलता था, आज 2 टांग पे सीधा खड़ा हुआ है, बहुत सारी इसका चेंज हो गई इस तरह की। लेकिन इस तरह की प्रजातियों में उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स में, और इसीलिए हम उनको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रेस फॉसिल्स। अब तक हम जितने देख रहे थे ये सारे के सारे कहलाते हैं बॉडी फॉसिल्स। इन सबको हम बोलते हैं बॉडी फॉसिल्स, मतलब उनकी बॉडी जो है वो या तो प्रिजर्व है या उनका कोई भी एक अंग प्रिजर्व है। मतलब या तो उनको बॉडी फॉसिल बोलते हैं, मतलब या तो पूरा का पूरा उसकी बॉडी प्रिजर्व है उस जीव जंतु की या पादप की, या उनका कोई भी एक अंग प्रिजर्व हुआ हुआ है। लेकिन ट्रेस फॉसिल में क्या होता है, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। आभासी ट्रेस फॉसिल्स वो हैं जो खुद तो डेवलप नहीं हुए हैं, जिनका जीवाश्म नहीं बना है, लेकिन उनका कोई ना कोई इस तरह का चिन्ह हमको मिल रहा है जो आप देता है कि ये बताता है कि इस तरह का पादप या जानवर वहाँ पाया जाता था। जैसे उसकी छाप है ना, उसकी छाप वहाँ पाई जा रही है। जैसे लीफ पत्तियाँ होती हैं वहाँ बनी और उसकी छाप डेवलप हो गई, ठीक है, फिर वो पत्ती गल गई, लेकिन उसकी छाप वहीं की वहीं प्रिजर्व हो गई, तो आज हमको फॉसिल मिल रही, तो वो खाली छाप है। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रेस फॉसिल्स हैं, हम उसमें देखेंगे कौन कौन से तरह के ट्रेस फॉसिल्स हो सकते हैं। जैसे फुटप्रिंट्स, जैसे कोई जानवर चल रहा है, उसकी ज़मीन पे चलता है और उसके ऊपर फिर मिट्टी जमा हो गई, तो वो उसके पाँव के जो निशान थे वो प्रिजर्व हो गए, तो फुटप्रिंट्स है ना। ऐसे रेंगने के निशान, कोई जानवर ऐसा था जो रेंगता था, उसे रेंगने के निशान, तो ये ट्रैक एंड ट्रैक कहलाते हैं, ट्रैक एंड ट्रेल्स। ट्रैक का मतलब पच्चीनों के निशान और ट्रेल का मतलब उसे रेंगने के निशान। इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बर्रोज एंड बोरेंग्स। बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो बिल बना के रहते हैं। जानवर तो ख़त्म हो गया, मर गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डीके हो गया, लेकिन उसकी वो जो बिल थे वो प्रिजर्व हो गए। तो अब वो ट्रेस फॉसिल सबको ये आभास करा रहे हैं कि यार इस तरह का जानवर रहता होगा, यहाँ रहता था, ये ज़मीन थी उस समय, ये तल था, तो ये हमको ये सारी जानकारी देता है, ठीक है। इसी तरह से एक्सक्रीटा, जो जानवर होते हैं जो एक्सक्रीटा निकालते हैं, अवशिष्ट निकालते हैं, वो भी कभी कभी प्रिजर्व हो जाते हैं। जैसे अभी आपने कभी सुना होगा डायनासोर का एक्सक्रीटा मिला है ना, उसके बेसिस पे हम उसका पता लगा रहे हैं कि साहब ये जो है हर्बीवोरस था, कार्निवोरस था, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रेस फॉसिल्स हो गए। नाउ द नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट है, दे आर द शूडो फॉसिल्स। आभासी जो है वो जीवाश्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आभासी जीवाश्म क्या होता है, ये जीवाश्म नहीं है, ये कोई पादप नहीं है, कोई जानवर नहीं है, लेकिन हमको आभास कराते हैं कि कोई ना कोई पादप या इस तरह का ये रहा है। अब ये कौन कौन से होते हैं कि जैसे आपने पट्टियाँ कभी कभी देखी होंगी, पट्टियों के अंदर एक पेड़ों की सी शाखाएँ से बनी हुई दिखती हैं, ग्रीन कलर की, हल्के डार्क ग्रीन कलर की है उसकी, वो डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो कुछ ही नहीं होता है, पानी के अंदर ये जो चट्टानें बनी हुई होती हैं उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो पानी जब गिरता है तो उसके घुल जाता है और वो जहाँ जहाँ जाता है वो उसके साथ उसका निशान बनाता चला जाता है।
ये इतने तरह के आपके फॉसिल्स होते हैं, जिस्ट में बता दूँ, बॉडी फॉसिल, ट्रेस फॉसिल्स एंड स्यूडो फॉसिल्स। फिर बॉडी फॉसिल्स के हमने अलग अलग पार्ट देखे, मेगा फॉसिल्स या माइक्रो फॉसिल्स है ना, एंड द लिविंग फॉसिल। ये इतने प्रकार के जीवाश्म को पाए जाते हैं। थैंक यू।